नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के संतलपुर में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर 2 गुटों में गोलीबारी हुई। गोलीबारी की इस घटना में एक की मौत हो गई, जबकि एक महिला सहित 5 लोग इस गोलीबारी में घायल हो गए। घायलों में एक बिहार पुलिस का जवान अरविंद यादव भी शामिल है, जो पटना से छुट्टी में अपने घर आया था। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया है और गोलीबारी की सूचना पर पहुंची कोतवाली और कासिम बाजार पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो संदलपुर में निराला यादव और जीतू यादव के बीच वर्चस्व को लेकर विवाद चलता है और बुधवार की रात संदलपुर निवासी राधे यादव के पुत्र जीतू यादव का एंगेजमेंट था और इसी बीच किसी बात को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और गोलीबारी शुरू हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से लगभग 20 से 25 राउंड गोली चली और इस गोलीबारी में जीतू यादव पक्ष के राजीव यादव के सिर में गोली लगने से मौत हो गई। फिलहाल पूरे मामले की छानबीन जारी है। शराबबंदी कानून को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सख्ती के बाद पुलिस अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान में जुट गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के कंगन घाट स्थित एक बंद पड़े ईंट भट्टे में छापेमारी कर 40 कार्टन विदेशी शराब बरामद की। हालांकि छापेमारी की भनक मिलते ही अवैध शराब तस्कर मौके से फरार होने में सफल हो गए। गौरतलब है कि उत्पाद विभाग की टीम को ये गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध शराब कारोबारियों के द्वारा बंद पड़े ईंट भट्टे में अवैध शराब का भंडारण कर उसकी अवैध सप्लाई की जा रही थी। सूचना मिलते ही टीम ने छापेमारी की और मौके से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस अवैध शराब कारोबारियों की पहचान में जुटी है। शराब तस्करों के खिलाफ अभियान में पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हड़ताली मोड़ के पास से ठेले पर शराब लेकर जा रहे एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठेले पर बोरे में भरकर देसी शराब ले जाई जा रही थी। शक होने पर पुलिस ने जांच किया तो देसी शराब के कई पाउच मिले। पुलिस गिरफ्तार शख्स से पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि राजधानी में शराब की ये खेप कैसे पहुँची। किसी के द्वारा थाना पर फोन किया गया था कि दारू पकड़ाया है, वहाँ जाके देखिए। मैं उस सूचना पाकर शराबबंदी और पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद भी शराब कारोबार पर लगाम नहीं लग पा रहा है। अलग अलग जिलों से जहरीली शराब पीने से मौत के कई मामले सामने आ चुके हैं। बावजूद शराब तस्करों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। बता दें कि सीएम नीतीश ने कल ही शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक की और शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कड़े निर्देश भी दिए हैं। गोड्डा के सूडमारा पंचायत के बड़ा ताड़ में हाथी पिछले 15 दिनों से डेरा जमाए हुए हैं। इस दौरान हाथियों ने 6 से अधिक घरों को तोड़ दिया है। वहीं कई एकड़ फसल भी बर्बाद हो चुकी है। कल देर रात भी हाथी गांव में घुसे थे और पूरी रात गांव में रहकर तांडव मचाने के बाद सुबह में गांव से बाहर निकले। पूरी रात ग्रामीण आग जलाकर जग्गा करने को मजबूर रहे। वहीं वन विभाग की टीम लगातार गांव में कैंप कर रही है, लेकिन अब तक हाथी को इस इलाके से बाहर नहीं निकाला जा सका है। प्रशासन यहाँ रात भर रुकना चाहिए। हमको रात का हराम करता है। बच्चा बुतरू लेकर हम कहाँ जाएंगे? हमको प्रशासन दीजिए। वन विभाग के कर्मचारियों की माने तो हाथियों को इस इलाके में प्रचुर मात्रा में भोजन मिल रहा है और यही वजह है कि हाथी यहां से बाहर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। इधर पीड़ित ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। यात्रियों से खचाखच भरे पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सरेआम तू-तू मैं हो रही है। गुस्से से तमतमाए यात्री हंगामा मचा रहे हैं। मैनेजर पर गुस्सा उतार रहे हैं। गर्मा गर्म बहस उग्र रूप लेती जा रही है।
पटना से दिल्ली उड़ने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट रिशेड्यूल क्या हुई? उससे उड़ान भरने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हवाई यात्रियों ने आसमान ही सर पर उठा लिया। एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के दफ्तर में तो हंगामा मचाया ही, कंपनी के मैनेजर और कर्मचारियों को भी जमकर लताड़ लगाई। पटना एयरपोर्ट पर गुस्से से आग बबूला कर्मचारी करीब 1 घंटे तक हंगामा मचाते रहे। मैनेजर को बुरा भला कहते रहे। जब कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए तो थक हार कर वापस लौटना पड़ा। चतरा में पिछले 2 दिनों से घने कोहरे के कारण कोयला क्षेत्र की गतिविधि सुबह के प्रथम पाली में ठप दिख रही है। सीसीएल के एनके, पीपरवार, मगध आम्रपाली एरिया में पड़ रहे कोहरे के कारण 4 घंटे तक वातावरण साफ होने का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद ही काम चालू हो पा रहा है। 4 घंटे काम बंद होने से सीसीएल को बड़ा आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। कोयला कर्मियों के मुताबिक खदानों में कोहरा छाए रहने से 10 फीट की दूरी तक ही दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में बड़ी मशीनों का मूवमेंट जानलेवा साबित हो सकता है। रामगढ़ के भी कई हिस्सों में लगातार तीसरे दिन भी कोहरे का प्रकोप दिख रहा है। सुबह के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड भी बढ़ती दिख रही है। पतरातू, मांडू, गोला, दुलमी के साथ ही चितरपुर प्रखंड के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं NH 33 और NH 23 सहित रामगढ़ पतरातू 4 लेन भी घने कोहरे की चादर में लिपटा रहा। कटिहार में ज्यादातर किसान केला की खेती करते हैं, लेकिन पनामा विल्ट यानी कि पीलिया बीमारी किसानों की कमर तोड़ती है। कोढ़ा, कुर्सेला, बरारी, फलका और सीमापुर में इस बीमारी ने केले की खेती को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। किसानों की परेशानी देखते हुए नेशनल रिसर्च ऑफ बनाना तमिलनाडु के वैज्ञानिकों ने इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए शोध शुरू कर दिया है। इस रिसर्च से किसानों को उम्मीद जगी है कि जल्द ही उन लोगों के पुराने दिन लौटेंगे। फिसेरियम करके एक फंगस है, वो वाला बीमारी करता है। हम ट्रायल करता हूँ, उसके बाद अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, हमको होप है, करके देंगे। पनामा विल्ट फंगस से होने वाली बीमारी है जो केले के पौधे की वृद्धि को रोक देता है। केले के पौधे की पत्तियां भूरे रंग की होकर गिर जाती है और तना भी सड़ने लगता है। ये बेहद घातक बीमारी मानी जाती है जो केले की पूरी फसल को बर्बाद कर देती है। सिमडेगा के प्रसिद्ध रामरेखा धाम में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आज से 3 दिनों का अनुष्ठान शुरू हो रहा है। 3 दिनों तक यहां हवन पूजन का काम होगा। 19 नवंबर को 24 घंटे का अखंड हरि कीर्तन होगा तो 20 नवंबर को प्रसाद का वितरण होगा। हालांकि इस साल यहां लगने वाले मेले को लगाने की अनुमति नहीं मिली है, जिससे लोगों में काफी मायूसी है। लोगों का आरोप है कि हजारों की संख्या में मैच देखने के लिए अनुमति मिल सकती है, तो एक मेले के लिए क्यों नहीं मिली। आज यहाँ पर नेशनल सिमडेगा में भी हुआ, आज रांची में होने जा रही है। लाखों की संख्या वहाँ जुटेगी। हर जगह हर कार्यक्रम को छूट मिल रहा है। मेला को लेकर के भी इस पर मतलब यहाँ के सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अपने 14 साल के वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण के साथ कुछ समय यहाँ बिताया था। लोगों की मान्यता है कि बड़ी बड़ी शिलाओं से ढके गुफा के अंदर छत में खींची गई लकीरें खुद प्रभु श्री राम ने खींची है। इसी कारण से पावन धर्मस्थली का नाम रामरेखा धाम पड़ा है। बोकारो के उग्रवाद प्रभावित गोमिया पहाड़ के चूटे और करी पंचायत के अमन पहाड़ से अम्बा नाला निकलता है। चारों तरफ पहाड़ के बीच से निकलते इस नाले का अगर सही तरीके से संरक्षण किया जाए तो ग्रामीणों को इसका काफी लाभ मिल सकता है। यहाँ पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से लोग पगडंडियों के सहारे यहाँ पहुँच पाते हैं। करीब 1 मील पैदल चलकर पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे ने इसके विकास का भरोसा दिया। उन्होंने प्रशासन से बात कर जल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाने की बात कही। इस नाला का मरम्मती हो और एक रिजर्वायर बनाया जाए ताकि यहाँ का पानी स्टोरेज हो और यहाँ के लोग बढ़िया से खेती कर सकें। आपको बता दें कि ब्रिटिश काल में बने इस नाले की मरम्मत 2012 में की गई थी, लेकिन अब ये कई जगह पर टूट चुका है, जिससे किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। मुंगेर के जमालपुर की जनता ने सबको चौंका दिया। यहाँ सभी 10 निवर्तमान मुखिया चुनाव हार गए
और जनता ने नए चेहरे पर भरोसा जताया। इतना ही नहीं, जमालपुर की बाग पंचायत में एक ही परिवार के 2 सदस्य चुनाव जीते हैं। बहू मुखिया पद के लिए चुनाव जीत गई तो सास ने पंचायत समिति के सदस्य के रूप में बाजी मारी। सास मंजू देवी ने पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र संख्या 9 से जीत दर्ज की। सास बहू दोनों जीत गई है। अब पंचायत पर कौन भारी रहेगा, सास या बहू? बहू भारी रहेगी। वो तो बोल रही है सास भारी रहेगी। जमाना भी तो है। हाँ, सास है, बहू है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी चंदा कुमारी को 678 मतों के अंतर से मात दिया, जबकि बाग पंचायत से मुखिया पद के लिए उनकी बहू डेजी देवी निर्वाचित घोषित की गई। डेजी देवी ने निवर्तमान मुखिया बेबी देवी को 462 मतों के अंतर से हराया। शिवहर की तेज तर्रार अनुष्का कुमारी ने बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनकर कमाल कर दिखाया है। महज 21 साल की उम्र में जब बेंगलुरु के नामी कॉलेज से पढ़ लिख कर ये बेटी गांव लौटी तो पंचायत चुनाव की घड़ी आ गई। जनता ने भरोसा जताया और अनुष्का कुमारी चुनावी मैदान में कूद गई। और जब वोटिंग के बाद रिजल्ट आया तो इस होनहार बिटिया ने बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनकर रिकॉर्ड बना दिया। सुखाड़, भूखमरी और अशिक्षा जैसे हालात से जूझ रहा कुशहर पंचायत सालों से विकास की बाट जोह रहा है। कई मुखिया आए और चले गए, लेकिन न कुशहर की सूरत बदली और न ही कुशहर की जनता की माली हालत सुधरी। अब जबकि पढ़ी लिखी बिटिया मुखिया बनी है तो जाहिर है उम्मीदें बढ़ गई है। कुशहर के ग्रामीणों के भरोसे की बदौलत बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया के रूप में अनुष्का कुमारी पंचायत की कमान संभालने जा रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से देश के 5 गंगा बेसिन राज्यों में 8 से 26 नवंबर तक गंगा उत्सव कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत पटना सिटी के NIT गंगा घाट पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऋषिकेश से 8 नवंबर को शुरू हुई गंगा मशाल यात्रा आज राजधानी पटना के NIT घाट पहुंची, जहां गंगा मशाल यात्रा के सदस्यों का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर गंगा टास्क फोर्स के जवानों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया गया। साथ ही घाट पर श्रमदान, गंगा शपथ और हस्ताक्षर अभियान के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर गंगा को निर्मल और स्वच्छ बनाने का भी संकल्प लिया गया। झुमरी तिलैया कामे से दूर जा चुकी थी। दो साल से बंद टाटा जू के दरवाजे खुल गए हैं तो लंबे समय से घरों में कैद सैलानी खुली आबो हवा में सांस लेने के लिए टाटा जू की ओर दौड़ पड़े, जहां शेर, बाघ से लेकर हिरन और ज़ेब्रा ने तो लुभाया ही, बंदरों की शैतानी भी खूब रास आई। तभी पिंजरे में कैद जंगल के राजा शेर खान का ऐसा रूप सैलानियों के सामने आया कि उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। टाटा जू में समाया भोले भाले बेजुबानों का ये अद्भुत संसार इन दिनों लौह नगरी के बाशिंदों को खूब भा रहा है। तभी तो इन्हें करीब से देखने और इनकी अटखेलियों पर निहाल होने के लिए सैलानियों का तांता लगा हुआ है। टाटा जू के हरे भरे संसार में सैर सपाटे से तरोताजा सैलानी जब घर वापस लौटे तो जंगल में रहने वाले बेजुबानों की अनमोल यादें भी उनके मन में हमेशा के लिए बस गई। दिल्ली के दिल्ली हाट में आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और भगवान बिरसा मुंडा के पोते सुखराम मुंडा ने किया। इस दौरान ट्राइफेड के MD भी मौजूद रहे। ट्राइफेड की ओर से 16 से 30 नवंबर तक दिल्ली हाट में इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ट्राइफेड यानी द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना 1987 में की गई थी और इसका मकसद आदिवासियों की ओर से जंगल में जुटाए गए या फिर उनकी ओर से बनाए गए उत्पादों को बाजार में सही दाम पर बिकवाने की व्यवस्था करना है।
इसके जरिए जनजातीय समुदाय के शिल्प और संस्कृति से भी लोगों को परिचित कराया जाता है। आदि महोत्सव में 200 से अधिक स्टॉल लगे हैं, जहां 1000 से अधिक कलाकार भाग ले रहे हैं। इस महोत्सव में 30 से अधिक राज्यों की सहभागिता है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पूर्व मध्य रेलवे लगातार काम कर रहा है। अब पटना जंक्शन पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए खास असेंबली एरिया बनाया गया है। स्टेशन पर आने वाले यात्रियों के लिए ये असेंबली एरिया तैयार किया गया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है किसी भी विपरीत परिस्थिति, भगदड़, आपदा में यात्रियों को ऐसे सुरक्षित एरिया में रखा जा सके। बता दें कि पटना जंक्शन पर असेंबली एरिया बनाने का ये कॉन्सेप्ट पूर्व मध्य रेलवे का अपनी तरह का पहला प्रयोग है। पूर्व मध्य रेलवे के पटना जंक्शन पे असेंबली एरिया बनाया गया है और इस एरिया में आपात स्थिति के समय 500 से 1000 लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उन्हें यहाँ रखा जा सकता है इस असेंबली एरिया में। ये अगर पटना जंक्शन पे सफल होता है तो आगे भी पूर्व मध्य रेलवे के कई और जो बड़े स्टेशन हैं जहाँ पर कि काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, वहाँ भी इस तरह की कवायद को शुरू की जाएगी। विश्व में अपनी अलग पहचान बनाने से झारखंड एक बार फिर चूक गया। जी हां, सही सुना आपने। खेल विभाग और निर्देशालय की लेट लतीफे से झारखंड में होने वाले 2021 वर्ल्ड रेस वॉक की मेजबानी से झारखंड चूक गया। इस आयोजन में 85 देशों के खिलाड़ियों के शामिल होने और 123 देशों में इसके प्रसारण की योजना थी। आयोजन को लेकर प्रस्ताव मार्च में ही भेज दिया गया था, लेकिन फाइल महीनों खेल विभाग और निर्देशालय का चक्कर काटती रही और देरी के चलते उससे मेजबानी छीनकर ओमान को दे दी गई। झारखंड जो कि दुनिया में के पिक्चर में आता, खेल के रेस के दौरान वो सब चूक गया। सिर्फ चंद अधिकारियों के। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अक्सर प्रदेश में खेल और खेल से जुड़े इवेंट्स को बढ़ावा देने की बात करते हैं, लेकिन उनका ही प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा खेल आयोजन की मेजबानी करने से चूक गया।